हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंद डियर, जय हिंद, आप सभी को जय हिंद एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली। चलिए, दैट इज, अगर हम बात करें मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। विश यू अ वेरी हैप्पी होली। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है हमारे सेशन से और इसी के साथ ही आप सेशन देखते हुए होली खेलने के लिए निकलेंगे, है ना। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के सेशन को। विश यू वेरी हैप्पी होली। आप सभी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। चलिए, दैट इज स्पेशल अनाउंसमेंट। आप सभी को पता है 26 एंड 27 मार्च को हम आपके लिए स्पेशल होली स्पेशल सेशन लेकर आ रहे हैं, जो कि 4 मंथ्स का हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉप 80 क्वेश्चंस। अक्टूबर एंड नवंबर मंथ के टॉप 40 क्वेश्चंस, टॉप 80 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 26 ऑफ मार्च को। और देन हम बात करें 27 ऑफ मार्च को हम आपके साथ दिसंबर और जनवरी के टॉप 40 यानी टोटल टॉप 80 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। 26 एंड 27 मार्च को जुड़ना ना भूलें। सुबह ही सेशन होगा, सुबह 7 बजे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने वीकली सेशन किया, आज हमारा डेली करंट अफेयर है। कल हम आपका होली स्पेशल जो 26 और 27 मार्च के सेशन होंगे और इसके साथ हम लोग 28 ऑफ मार्च को लाइव मिलने वाले हैं, है ना। चलो, तो सेशन में किस तरह से क्या स्टार्टिंग होती है, वन बाय वन देख लेते हैं। जो भी न्यू व्यूअर है हमारे, वो जाने कि इस सेशन में हम किस तरह से क्या डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डियर, तो आपका इस सेशन की शुरुआत में सबसे पहले लास्ट डे हाइलाइट्स हम देखते हैं, फिर हम करंट न्यूज की तरफ चलते हैं, फिर हम रैपिड फायर डिस्कस करते हैं, फिर हम कंपाइल करंट फैक्ट देखते हैं, एमसीक्यू अनाउंसमेंट, एमसीक्यू देखते हैं, विनर अनाउंसमेंट करते हैं और टुडे क्विज क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले लास्ट डे हाइलाइट से शुरू करेंगे आज के सेशन को। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे हाइलाइट्स की तरफ चले तो सैटरडे में जो न्यूज हमने डिस्कस की थी, सबसे पहली न्यूज थी भाई, पीएम मोदी बिकेम द फर्स्ट फॉरेन हेड हैं जिनको भूटानीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ड्रैग गैपलो से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2021 में ये अनाउंसमेंट किया जा चुका था और फाइनली अब ये अवार्ड दिया गया है। पीएम मोदी भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रैग गैल्पो से सम्मानित होने वाले देश के पहले विदेश प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट न्यूज थी हमारी वर्ल्ड वाटर डे आपके साथ डिस्कस हुआ था। विश्व जल दिवस 22 ऑफ मार्च को मनाते हैं। डीजीसीए ने एफडीटीएल रूल्स, डीजीसीए ने एफडीटीएल नियमों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीजीसीएल दैट इज डायरेक्टोरेट, डीजीसीए दैट इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। वियतनामी राष्ट्रपति वो वॉन थोंग ने अपने चुनाव के 1 साल बाद इस्तीफा दे दिया है, तो यह भी न्यूज आपको ध्यान रखनी है। ललितपुर में श्री ज्येष्ठ वर्ण महावीर का उद्घाटन नेपाल के साथ भारत की विकास साझेदारी को दर्शाता है। नेक्स्ट हमने न्यूज देखी थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले प्रस्ताव को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट हम चलेंगे करंट न्यूज की तरफ, देखते हैं करंट न्यूज के पार्ट में क्या क्या रहने वाला है। करंट न्यूज में डियर नेशनल न्यूज हो सकती है, ट्रिब्यूट एंड इंपॉर्टेंट डेज हो सकते हैं, स्टेट रिलेटेड न्यूज, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, इनॉग्रेशन, लॉन्चिंग, फाउंडेशन स्टोन एंड डिफेंस रिलेटेड न्यूज भी हो सकती है। देन इसके साथ ही हम लोग चलेंगे इंडेक्स एंड रैंकिंग भी, अवार्ड एंड ऑनर हो सकता है, बैंकिंग एंड इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर, जीआई टैग, स्पोर्ट्स एंड ऑब्जरी, ये सारे पार्ट आपके रह सकते हैं करंट न्यूज के पार्ट पे। नेक्स्ट हम चले, अगर डियर किस तरह से न्यूज को हम कनेक्ट करते हैं, किस तरह से नोट्स बनाते हैं। अगर कोई भी न्यू व्यूअर है तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनते समझते चलिए। कोई भी न्यूज है तो आपको उसको ब्रेक करना होता है छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे एक न्यूज को यहां पर हमने ब्रेक करके दिखाया हुआ है, आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे नोट्स हमें क्रिएट करने हैं। नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि ये न्यूज किस पार्ट से है। अगर
एज अ एग्जांपल मैंने लिया कि ये न्यूज नेशनल पार्ट न्यूज से है तो आपने नेशनल न्यूज लिख लेना है, अगर ये इंटरनेशनल न्यूज है तो आपको इंटरनेशनल न्यूज लिख लेना है कॉपी पे, है ना, जहां पे भी आप नोट कर रहे हैं, और शॉर्ट में न्यूज को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में आप क्रिएट करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। जैसे लोकसभा पोल्स का जो आया था फाइनली, उससे रिलेटेड हमने ये आपका नोट्स बनाया था जिससे आप आसानी से समझ सको, तो हमने ब्रेक कर लिया, लोकसभा पोल्स लिख दिया। इधर हमने राजीव कुमार जी ने अनाउंस किया 7 फेज में इलेक्शन होने वाले हैं, 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज शुरू होगा, काउंटिंग आपकी 4 जून से होगी, वो हमने फिगर के फॉर्म में कनेक्ट कर दिया। असेंबली पोल्स होंगे 4 स्टेट्स में, 4 राज्यों में, इसके लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्यसभा विधानसभा के भी चुनाव होंगे, असेंबली के चुनाव। कुछ हमने यहाँ पर पॉइंट्स ऐड कर दिए, यहाँ पर जो पॉइंट ऐड किए, 32 मेंबर्स सिक्किम असेंबली में। अब तो ये सारे असेंबली के मेंबर्स आपको याद भी हो गए होंगे। 60 मेंबर्स अरुणाचल प्रदेश में, 60 मेंबर्स हैं अरुणाचल प्रदेश की असेंबली में, 175 आंध्र प्रदेश में है, और 147 आप मेंबर्स आपके कहां पर हैं, उड़ीसा असेंबली में है। नेक्स्ट इज करंट लोकसभा चुनाव जो 16 जून को फाइनली ये जो लोकसभा हमारा चल रहा है टर्म, ये टेन्योर अपना कार्यकाल पूरा करेगा। 543 लोकसभा सीट्स हैं जिन पर इलेक्शन होगा, 84 सीट शेड्यूल कास्ट हैं, 47 शेड्यूल ट्राइब्स हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आप न्यूज को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में ऐड करके फाइनली आप बना सकते हो। केमिस्ट्री में जैसे आप रिएक्शंस लिखते थे फाइनली, उसी तरह से कुछ उसी फ्रेम में आपको फ्लो चार्ट भी कंप्यूटर का यूज करना है ना, और उस तरह से आपको न्यूज को लेकर चलना है। आई होप आप समझ गए होगे, थोड़ा थोड़ा समझ रहे होगे जो भी न्यू ईयर है, कि किस तरह से न्यूज को हमें कनेक्ट करते हुए, क्रिएट करते हुए चलना होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ रहा होगा फाइनली। चलिए तो चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज निकल कर आ रही भाई, पीएम मोदी ने भूटान में, देखो भाई भूटान गए हुए थे, आप सभी को पता है, पीएम मोदी ने भूटान में, ये सैटरडे की न्यूज है और आज हम मंडे में हैं, मंडे में ही डिस्कस करेंगे सैटरडे की न्यूज को। पीएम मोदी ने भूटान में ग्यालत्युशयन जेत्सुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का क्या किया है, उद्घाटन किया है। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स ग्यालत्सुन जेत्सुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, नेशनल न्यूज है। और फाइनली अगर हम बात करें तो इनॉग्रेशन किया गया है, भूटान में किया है, ग्यालत्सुन जेत्सुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड भूटानीज काउंटरपार्ट है शेरिंग तोंगबे ऑन सैटरडे इनॉग्रेटेड द ग्यालत्सुन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल इन थिम्पू में फाइनली इसका इनॉग्रेशन किया गया है, संयुक्त रूप से ये इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, बिल्ट विद द असिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और असिस्टेंस इंडिया ने इसमें असिस्टेंस भी की है, हेल्प भी किया है ना फाइनली। तो चलिए देखते हैं दिस मॉर्निंग। सेम स्लाइड हिंदी में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भूटानी समकक्ष सेरिंग तोब्गे का नाम आप ध्यान रखेंगे, सेरिंग तोब्गे ने शनिवार को सुबह भारत सरकार की सहायता से निर्मित थिम्पू में एक अत्याधुनिक अस्पताल ग्यालत्सु जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का क्या किया है, उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना होगा, भूटान की विजिट पर गए हुए थे मोदी जी, वहीं पर ये इनॉग्रेशन कर रहा है, क्योंकि इंडिया की तरफ से भी इस को बनवाने में, इसके कंस्ट्रक्शन में फाइनली हेल्प की है इंडिया ने। चलिए, द डेवलपमेंट ऑफ 150 बेडेड हॉस्पिटल है, 150 बेडेड हॉस्पिटल है ग्यालत्सु जेत्सुन पेमा वैंगडे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हैज बीन सपोर्टेड बाय इंडिया इन 2 फेजेस। 2 फेजेस में इसकी हेल्प की गई है, कितना कितना अमाउंट दिया गया है वो भी बताया गया है भाई। फेज 1 इन द हॉस्पिटल वाज कंस्ट्रक्टेड एट 22 करोड़ रुपी एंड हैज बीन ऑपरेशनल सिंस 2019 से बनना ये शुरू हुआ, ऑपरेशनल एंटिटीज फाइनली शुरू हो चुकी थी। कॉस्ट कितनी, 22 करोड़ रुपी। ठीक है, तो 150 बिस्तरों वाले ग्यालत्सुन जेत्सुन पेमा वांगचुक मातृ एवं शिशु अस्पताल के विकास को भारत द्वारा 2 चरणों में समर्थन दिया गया है। अस्पताल के पहले चरण का निर्माण 22 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था और यह 2019 से चालू है, और यह 2019 से क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम कंस्ट्रक्शन का सेकंड फेज बोले तो सेकंड फेज में टेकन अप इन 2019 में फाइनली इसमें 12th 5-year प्लान जो था, कॉस्ट ऑफ 119 करोड़ रुपए दिए गए एंड इज कंप्लीटेड नाउ, और अब यह कंप्लीट हो चुका है। दूसरे चरण का निर्माण 119 करोड़ रुपए की लागत से 12वीं पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में भूटान में किया गया है ना, 2019 में शुरू किया गया था और अब पूरा हो गया है। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट फेज में इंडिया ने कितना अमाउंट दिया था, 22 करोड़, सेकंड फेज में कितना दिया, 119 करोड़ दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर इतनी बात, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, है ना। क्लियर है ना सभी को, एक बार कमेंट बॉक्स में यस करो भाई, फटाफट सेशन को लाइक कर दो, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं हूं बिल्कुल, है ना, देखो मैं कहीं नहीं हूं, मैं बिल्कुल आपके पास हूं। ठीक है, चलो फटाफट से सुन रहे हो ना सभी, फटाफट से लाइक करो सेशन को, फटाफट से लाइक करो, कमेंट बॉक्स में यस करो। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद भी लिख रहे हैं, वेरी गुड। चलिए
बिल्कुल, राधे राधे, जय श्री राधे, हर हर महादेव, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज भाई। अगर हम बात करें, सैटरडे को ही हमने आपके साथ डिस्कस किया, शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जी का शहादत दिवस 23 मार्च है, आप सभी जानते हो भाई, है ना। तो बिल्कुल जय हिंद, हमने आपके साथ डिस्कस भी की थी, बात भी की थी 23 मार्च को। और देन हम बात करें द ईयर 1931, भाई यही दिन है 23 मार्च 1931 का, जब भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु ने फांसी के फंदे को चूमते हुए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी के फंदे को गले लगा लिया। साल 1931 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर सेंट्रल जेल में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया। नेक्स्ट चलते हैं, ऑन द ओकेजन इमोशनल ट्रिब्यूट दिया गया है बीइंग पेड टू दीज मार्चर्स अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग पंजाब। इस मौके पर पंजाब समेत देश भर में इन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, नेशनल न्यूज है और ये न्यूज बहुत ही दुखद है, आप सभी समझ सकते हैं। पीएम मोदी ने मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। जो सेंटर में हमला हुआ है फाइनली आप सभी को पता चल चुका होगा अब तक, है ना। फाइनली यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी निंदा की है और निंदा प्रस्ताव लेकर आए हैं फाइनली, हम उसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, देखेंगे। वी स्ट्रांगली कंडेम द हीनियस टेररिस्ट अटैक इन मॉस्को। नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर अकाउंट के थ्रू फाइनली और वैसे भी ऑफिशियली फाइनली क्या किया है, हमले की कड़ी निंदा की है। We strongly condemn the heinous terrorist attack in Moscow. Our thoughts and prayers are the families of the victims. India stands in solidarity with the government and the people of the Russian Federation in this hour of grief. ठीक है, तो पीएम मोदी ने मॉस्को में जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, स्टेट रिलेटेड न्यूज है। अगर आप सभी नाम सुन चुके हैं, जानते हैं सीपी राधाकृष्णन का, आप समझ रहे होंगे सर इनको फिर से क्यों लेकर आ गए, ये तो अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस ही किए थे भाई। अब ये पुडुचेरी के भी उपराज्यपाल का पदभार इनको दे दिया गया है। तो सीपी राधाकृष्णन ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल का पदभार संभाला है। जी हाँ बिल्कुल, कंफ्यूज मत होइए, ये इसके साथ ही पहले झारखंड के थे, फिर इसके बाद इनको कहां का दिया गया भाई, तेलंगाना का दे दिया गया, और अब इसके साथ ही इनको पुडुचेरी के भी उपराज्यपाल का पदभार सौंप दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। ऑनरेबल गवर्नर हैं झारखंड के, तो पहले से ही थे ये, हमने आपके साथ फिर डिस्कस किया तेलंगाना का, जब इनको तेलंगाना के गवर्नर बनाए गए तब भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। और अब इनको सीपी राधाकृष्णन हैज एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी के गवर्नर का भी कार्यभार इनको दे दिया गया है। झारखंड एवं तेलंगाना के माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल का पदभार ग्रहण कर लिया है। स्वेरिंग सेरेमनी भी इनकी रही फाइनली, तो आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। झारखंड और तेलंगाना पहले से, झारखंड के पहले से हैं, एडिशनल चार्ज तेलंगाना का दिया गया और अब पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बना दिए गए हैं। ठीक है, उपराज्यपाल का पदभार दे दिया गया। देखिए हमारी यूटी है, यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, कहीं कहीं पे प्रशासक बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं कुछ यूटीज में। बताइए कौन सी यूटीज है जहां एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो, द स्वेरिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड एट राजनिवास, पुडुचेरी के राजनिवास पे फाइनली इसको ऑर्गेनाइज किया गया। चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट जस्टिस श्री SV गंगापुर वाले हैज एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी। शपथ ग्रहण समारोह राजनिवास पुडुचेरी में आयोजित किया गया। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री SV गंगापुरवाला ने पद और गोपनीयता की इनको क्या दिलाई है, शपथ दिलाई है। क्लियर इतनी बात, बिल्कुल। चलिए इसी के साथ ही चीफ मिनिस्टर श्री एन रंगास्वामी, सॉरी क्या हो गया है आज, मैं नेम जो है डिफरेंट ले रहा हूं भाई, है ना, लिखा कुछ होता है बोलता कुछ हूं, समझ पा रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रखो। चीफ मिनिस्टर श्री एन रंगास्वामी एंड और मिनिस्टर्स और MLAs हायर ऑफिशियल्स आर प्रेजेंट इन द स्वेरिंग इन सेरेमनी। इनकी शपथ ग्रहण समारोह में और भी पार्टिसिपेंट्स फाइनली मौजूद रहे हैं, ऑफिशियल्स। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री श्री एन रंगास्वामी जो कि मुख्यमंत्री साहब हैं, मंत्री, विधायक और उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे। आई होप बिल्कुल इतनी न्यूज आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है इतना? चलिए चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, स्टेट रिलेटेड न्यूज है, आप सभी को पता है, सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने सेशन में ऐड कर लिया। दिल्ली कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में सीएम केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली कोर्ट रिमांड्स सीएम केजरीवाल टू ईडी कस्टडी टिल 28 मार्च इन एक्साइज पॉलिसी केस। Delhi High Court remanded Chief Minister Arvind Kejriwal
to the Enforcement Directorate custody till 28 March in connection with the लीकर पॉलिसी केस। दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। ठीक है, ये ऐसे मुख्यमंत्री रहेंगे जो फाइनली जेल में रहते हुए कार्यभार को चलाएंगे, कार्यकाल को चलाएंगे, है ना। आफ्टर हिज अरेस्टेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, द आम आदमी पार्टी स्टेटेड अरविंद केजरीवाल विल कंटिन्यू एज द दिल्ली चीफ मिनिस्टर। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल में रहते हुए फाइनली वहीं से अपने काम को करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, इंटरनेशनल न्यूज है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने वोट किया है यूएस रिजोल्यूशन ऑन गाजा सीज फायर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद गाजा युद्ध विराम पर अमेरिकी प्रस्ताव पर मतदान करेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा युद्ध विराम पर अमेरिकी प्रस्ताव पर मतदान करेगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू वोट ऑन यूएस रिजोल्यूशन ऑन गाजा सीज फायर। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज सेट टू वोट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स रिजोल्यूशन कॉलिंग फॉर एन immediate and sustained ceased fire in Gaza to protect civilian and enable humanitarian aid for Palestine. United Nations Security Council ने United States resolution calling for an immediate and sustained ceasefire in Gaza to protect civilian and enable humanitarian aid for Palestinians. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नागरिकों की सुरक्षा और फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता को सक्षम करने के लिए गाजा में तत्काल और निरंतर संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रस्ताव को मतदान करने के लिए क्या है, तैयार है। यहां पर हम बात करें तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी फाइनली बातचीत की है और इस पर आगे बढ़ने की फ्रांस ने भी ये बात बोली है सीज फायर के लिए, है ना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नागरिकों की सुरक्षा और फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता को सक्षम करने के लिए गाजा में तत्काल और निरंतर संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए क्या है, तैयार है। ठीक है, एज अ इंफॉर्मेशन इस न्यूज को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल न्यूज एक और निकल कर आ रही है और यहां पर बात हो रही है ITEC डे। अब ये ITEC क्या है भाई? इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ITEC का फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान रखना है। 59th ITEC डे सेलिब्रेट किया गया है कहां पर? काठमांडू में। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन डे सेलिब्रेट किया गया है काठमांडू में टू रिकॉग्नाइज स्ट्राइड मेड इन इंडिया नेपाल कैपेसिटी बिल्डिंग पार्टनरशिप, जिससे इंडिया और नेपाल की पार्टनरशिप को और बिल्डअप किया जा सके। 59th ITEC डे को सेलिब्रेट किया गया है, तो आपको एडिशन भी ध्यान रखना है। काठमांडू में सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, भारत नेपाल क्षमता निर्माण साझेदारी में हुई प्रगति को मान्यता देने के लिए काठमांडू में 59वां ITEC डे मनाया गया। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। द एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू सेलिब्रेटेड 59th इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन डे ऑन 22 ऑफ मार्च। भाई 22 ऑफ मार्च को फाइनली ये सेलिब्रेट किया गया था। भारतीय दूतावास काठमांडू ने 22 मार्च 2024 को 59वां भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस को मनाया, सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको एडिशन ध्यान रखना है, ITEC का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कब मनाया गया? 22 ऑफ मार्च को मनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहां पर? एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू में सेलिब्रेट किया गया है। लॉन्चिंग कब हुई थी भाई? ये डे मनाना जो शुरू किया गया 1964 से इसको मनाना शुरू किया गया था। कब से शुरू किया गया था? 1964 से इसको मनाना शुरू किया गया था। लॉन्च्ड इन 1964, द ITEC प्रोग्राम बिल्ड्स ऑन India's vast and rich network of governance. India's vast and rich network of governance and development related expertise by offering both short and long term capacity building program in higher educational institutions and training facilities in India, in more than 160 plus पार्टनर कंट्रीज रही हैं, इंक्लूडिंग नेपाल को ऐड करते हुए। क्लियर हो रहा है इतना? देखो भाई सीधा सा आपको ध्यान रखना है, ITEC डे मनाया जाता है। ये प्रोग्राम हर ईयर, सबसे पहले ये शुरू कब किया गया? 1964 से इसको मनाना शुरू किया गया था। एडिशन कौन सा है? 59th एडिशन है। एम्बेसी ऑफ इंडिया में नेपाल के काठमांडू में फाइनली इसको सेलिब्रेट किया गया है। 59th एडिशन है। ये टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को,
एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनिंग के द्वारा फैसिलिटीज के लिए फाइनली इसे सेलिब्रेट किया गया है। 160 प्लस पार्टनर कंट्रीज रही हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? सबसे पहले यहां से न्यूज हमारी शुरू होती है। आईटीईसी इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आईटीईसी डे 59th है, ठीक है, 59th एडिशन है। एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू में सेलिब्रेट किया गया है। 22 मार्च को सेलिब्रेट हुआ है। लॉन्चिंग कब हुई? 1964 में हुई है, ठीक है। और ये डेवलपमेंट रिलेटेड एक्सपर्टाइज है, जिससे डेवलपमेंट रिलेटेड जो एक्सपर्टीज है वो फाइनली नेपाल में भी आ सके, ऑफर किया जा सके। बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। क्लियर है इतना पॉइंट सभी को? चलिए, आई होप बिल्कुल क्लियर होगा इतना। तो फटाफट से इसको नोट करते चलिएगा शॉर्ट फॉर्म में, जिससे आप आसानी से इसको समझ सकें, रिकॉल कर सकें। आईटीईसी का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। सेम स्लाइड हिंदी में है। 1964 में शुरू किया गया आईटीईसी कार्यक्रम भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षण सुविधाओं में 160 प्लस से अधिक साझेदारों में लघु और दीर्घकालिक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की पेशकश करके शासन और विकास संबंधित विशेषज्ञता के विशाल और समृद्ध नेटवर्क पर आधारित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज आ रही है। वर्ल्ड रिएक्शन टू टेरर अटैक इन रशिया ऑन मॉस्को। क्रोकस सिटी हॉल, रूस में मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर आतंकवादी हमले पर विश्व की प्रतिक्रिया। यूनाइटेड नेशन देखिए बना हुआ है इसी पर। अभी हमने आपको बताया मोदी जी ने इसकी कड़ी निंदा की है, कंडेम किया है ना। बहुत सारी कंट्रीज से कंडेम हुआ है, फ्रांस ने कंडेम किया है, बहुत सारा ऑल ओवर वर्ल्ड ने कंडेम किया है। रूस में मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर आतंकवादी हमले पर विश्व की प्रतिक्रिया आई है। ये बहुत ही दुखद है। वर्ल्ड रिएक्शन टू टेरर अटैक इन रशिया ऑन मॉस्कोस क्रोकस सिटी हॉल। The terror attack in Russia on the concert venue Crocus City Hall at Moscow में has received international condemned with the United Nations chief and the UN Security Council calling for justice. UN Security Council ने calling for justice बोला है। रूस में मॉस्को में कॉन्सर्ट स्थल क्रोक्स सिटी हॉल पर हुए आतंकवादी हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई है और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने न्याय की मांग की है। क्लियर है इतना? आपको ध्यान रखना होगा, कॉन्सर्ट वेन्यू है, क्रोकस सिटी हॉल है, मॉस्को में हुआ है टेररिस्ट अटैक रशिया में। फाइनली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कॉलिंग फॉर जस्टिस बोला है, यूनाइटेड नेशन चीफ ने, और फाइनल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कड़ी निंदा की है। बहुत सारे देशों से स्पेशली निंदा के प्रस्ताव पास निंदा के लिए बोला गया है, कंडेम किया गया है। देन बात करें इस्लामिक स्टेट खुरासान ने इसकी जिम्मेदारी ली है। द इस्लामिक स्टेट खुरासान ISIS-K हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक ऑन द कॉन्सर्ट वेन्यू। कॉन्सर्ट स्थल पर हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ली है। यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? आई होप बिल्कुल क्लियर होगा भाई। वन बाय वन चल रहे हैं हम लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारी, डिफेंस रिलेटेड न्यूज आ रही है। इसरो सेट टू टेस्ट लॉन्च, वैसे ये टेस्ट लॉन्च हो चुका है लेकिन हमें पता होना चाहिए। इसरो सेट टू टेस्ट लॉन्च रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आपको ध्यान रखना है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक, नाम ध्यान रखना है, पुष्पक। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक। इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का परीक्षण करने के लिए क्या है, तैयार है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक। चलिए देखते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्टिंग कर चुका है ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक एट द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज। एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग में फाइनली हुआ है, नियर कालेकर, नियर चित्रदुर्ग इन कर्नाटका। कर्नाटका के चित्रदुर्ग में फाइनली इसका परीक्षण कर लिया गया है, सफल परीक्षण हो चुका है। इस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने पूरा प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग के पास चैलकेलर में वैमानिकी परीक्षण रेंज में कर चुका है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कुछ और पॉइंट। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स विल बी प्रेजेंट। इसके परीक्षण के समय ऑन द ओकेजन वो प्रेजेंट रहे। इस अवसर पर इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, तो ये था हमारा आज का न्यूज का पार्ट। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। ठीक है, हम लोग इसके पहले आगे बढ़ें उससे पहले एक बार और न्यूज को हम फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा 2 दिन के बाद फाइनली हम लोग आपके साथ मिलेंगे 28 ऑफ मार्च को। 26 27 को सेशन होगा। सेशन कल भी होगा, परसों भी होगा। न्यूज के साथ जो है आफ्टर 2 डेज होगा। स्पेशल होली स्पेशल रहेगा 26 और 27 को, आप सभी को पता है। चलिए एक बार से हम न्यूज को देख लेते हैं फाइनली। ठीक है, हमारी फर्स्ट न्यूज रही थी वो आपकी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं साथ में, है ना। अगर कोई कहीं डाउट रह गया होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट न्यूज जो हमारी थी, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया, है ना। मोदी भूटान गए हुए थे, आपको पता है। मोदी ने भूटान में गैस सेल, जैक्सन पेमा मात्र एवं शिशु अस्पताल का क्या किया, उद्घाटन किया। बहुत ही सिंपल सी न्यूज, सारे पॉइंट हमने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए। यहाँ पर जो इन्हीं के समकक्ष हैं वो टेस्री तोब्गे जी भी उपस्थित रहे और ज्वाइंटली ये इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, नाम क्या है, सेरिंग तोब्गे जी का नाम आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार की सहायता से निर्मित हुआ है ये अस्पताल, इसी वजह से साथ में ही इनॉग्रेशन किया गया है। फिर इसके बाद 150 बेडेड हॉस्पिटल है, 150 बेडेड हॉस्पिटल है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। एंड फेज 1 में 22 करोड़ इंडिया ने फाइनली हेल्प की, कंस्ट्रक्शन में दिया। ऑपरेशनल सिंस 2019 से ये स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट फेज में 22 करोड़ दिया गया था इंडिया के द्वारा। सेकंड फेज में अगर हम बात करें तो सेकंड फेज में 119 करोड़ का अमाउंट दिया गया। देखिए नोट डाउन भी है, इसी तरह से पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आप कनेक्ट हो जाइएगा, अगर नहीं कनेक्ट है नाम सर्च करिए आयुष अग्निहोत्री, मिल जाएगा। अगर आपको आयुष अग्निहोत्री नहीं सर्च करते हैं तो आप @EM थिंक टैंक डाल के, ये एड्रेस है टेलीग्राम का, @EM थिंक टैंक आप रेस करेंगे, टेलीग्राम पे जाके डालेंगे, फाइनली आपको मिल जाएगा। ये एड्रेस है @EM थिंक टैंक, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेकेंड फेज में टेकन अप टू 2019 में 12 5 ईयर प्लान, कॉस्ट ऑफ 119 करोड़ का फंड इंडिया के द्वारा क्या किया गया, दिलाया गया। फर्स्ट फेज में कितना मिला, 22 करोड़, सेकेंड फेज में 119 करोड़। क्लियर इतनी बात? चलो, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी की शहीदी दिवस 23 मार्च, आप सभी को पता है, 1931। पीएम मोदी ने मास्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की, आपके साथ डिस्कस किया। सीपी राधाकृष्णन पुडुचेरी के उपराज्यपाल का पदभार भी इन्होंने संभाल लिया। झारखंड में पहले ही थे, तेलंगाना अभी पहुंचे थे कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, और इसके बाद ही फिर ये पुडुचेरी भी पहुंच गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए पुडुचेरी के। यहाँ पे इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री SV गंगापुर वाला ने। श्री SV, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री SV गंगापुर वाला ने। और इसमें शपथ ग्रहण में फाइनली एन रंगास्वामी और मंत्री और विधायक और उच्च अधिकारी भी शामिल रहे थे। दिल्ली कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में सीएम केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली कोर्ट रिमांड में भेजा है अरविंद केजरीवाल जी को। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कस्टडी 28 मार्च इन करेक्शन, लीकर पॉलिसी केस में। नेक्स्ट इज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा युद्ध विराम पर अमेरिकी प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए बोला है, यह भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। फिर ITEC डे अभी हाल ही में डिस्कस हुआ, 59th ITEC डे सेलिब्रेट किया गया काठमांडू में 22 ऑफ मार्च को। इसके बाद में अगर बात करें, लॉन्चिंग 1964 से इसकी की गई थी। 160 प्लस पार्टनर कंट्रीज रहे हैं यहाँ पे। 1964 में फाइनली इसे क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। रूस में मास्को में क्रॉक सिटी हॉल पर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई है फाइनली, और इस पर जो है कंडेम कॉलिंग फॉर जस्टिस यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला है। और ये आपके साथ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की बात की, इसे फाइनली परीक्षण करने के लिए तैयार है। परीक्षण हो चुका है, कर्नाटका के चित्रदुर्ग में ये परीक्षण किया गया है इसरो के द्वारा। एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज कर्नाटका के चित्रदुर्ग में, चल लेकर वैमानिकी परीक्षण रेंज में, ठीक है, चल लेकर वैमानिकी परीक्षण रेंज में इसका टेस्टिंग की गई है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ और वरिष्ठ वैज्ञानिक भी फाइनली यहाँ पर उपस्थित रहे। तो चलिए चलते हैं आज के रैपिड फायर राउंड की तरफ, देखते हैं आज के रैपिड फायर राउंड में क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज का रैपिड फायर राउंड बहुत ही स्पेशल रहेगा, क्योंकि आज रैपिड फायर क्वेश्चन आपके लिए नहीं मेरे लिए रहेंगे, है ना। आप कहेंगे सर आपके लिए रहेंगे या नहीं, आज के रैपिड फायर क्वेश्चन में हम आपके साथ बहुत सारे ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं आज के फर्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चन में हम आपको बताने वाले हैं
कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। देखिए भाई, रिजर्व रेशियो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। रिजर्व रेशियो आपसे कोई भी पूछे तो आपको ध्यान रखना चाहिए CRR परसेंट हमेशा पता होना चाहिए। कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो CRR परसेंट 4% है, 4.50% है। और अगर हम SLR परसेंट की बात करें तो ये 18% है। इसके बाद हम चलते हैं रिजर्व रेशियो, आपको दोनों ये हमेशा पता होने चाहिए, है ना। अपना नाम भूल जाना लेकिन ये परसेंटेज मत भूलना, ये वाला टाइटल बस ध्यान रखो। इंटरेस्ट रेट्स हम आपके साथ बात करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स या फिर इनको हम पॉलिसी रेट्स भी बोल देते हैं, पॉलिसी रेट्स। तो चलिए, आपको पता ही है इंटरेस्ट रेट्स एंड पॉलिसी रेट्स। फर्स्ट इज रेपो रेट 6.50%, ये आपको पता होना चाहिए 6.50%। फिर RRR रिवर्स रेपो रेट 3.35%। SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट प्रेजेंट टाइम 6.25%। फिर आपका आता है बैंक रेट 6.75%। और फिर आपका आता है MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये फैसिलिटी है एक, और ये भी बैंक रेट पर ही कैलकुलेट होता है 6.75%। दो तरह की फैसिलिटीज हैं, एक SDF और एक MSF। ठीक है, तो रिजर्व रेशियोज और पॉलिसी रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स आपको हमेशा पता होने चाहिए। इसके साथ ही इन्फ्लेशन रेट का भी पता रहना चाहिए आपको। इन्फ्लेशन रेट, अगर हम बात करें इन्फ्लेशन रेट की तो लास्ट 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का आप ध्यान रख सकते हो। अगर हम बात करें डियर नवंबर मंथ की, तो नवंबर मंथ में जो इन्फ्लेशन रेट था वो था 5.55%। रिटेल इन्फ्लेशन भी हम इसे बोल देते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन। और ये दो तरह के इंडेक्स होते हैं, WPI और CPI। ये इंडेक्स आपका CPI के द्वारा कैलकुलेट होकर आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, इसके द्वारा आता है, ध्यान रखिएगा। नवंबर मंथ में, दिसंबर मंथ में जो इन्फ्लेशन रेट हमारा रहा वो कितना था, 5.69% था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जनवरी मंथ में आपका कितना रहा, 5.10% रहा। और अगर हम फेब मंथ में बात करें, लेटेस्ट जो है 5.09% फेब मंथ में निकल कर आया। ठीक है, इसके साथ ही चलिए हमें GST कलेक्शंस भी पता होने चाहिए भाई। GST कलेक्शन की अगर हम बात कर लें तो GST कलेक्शन दिसंबर 2023 की अगर हम बात करें तो GST दिसंबर 2023 में जो रहा था 1.65 लाख करोड़ रहा था। जनवरी 2024 की बात करें तो जनवरी 2024 में जो GST कलेक्शन रहा 1.72 लाख करोड़ रहा। फिर हम मार्च की बात कर फरवरी की बात कर लेते हैं। फेब 2024 में GST कलेक्शन जो हमारा रहा 1.68 लाख करोड़ रहा। तो ये जितने भी पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं वर्बली, ये आपको हमेशा पता होने चाहिए। क्लियर है इतनी बात, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। तो ये फर्स्ट स्टार का नाम मैं इसे देता हूं, ये फर्स्ट स्टार हो गया, आपको ध्यान रखना है। ये आपका सेकंड स्टार, स्टार का मतलब है ये ऐसे पॉइंट्स हैं, आप अपना नाम भूल जाना लेकिन ये परसेंटेज कभी मत भूलना, हमेशा पता होने चाहिए। थर्ड हो गया और ये 4 स्टार हो गया आपका। चलिए एक और 5वां स्टार और डिस्कस कर लेते हैं हम, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इन प्रेजेंट अगर हम बात करें तो अभी एक्चुअल नहीं बताया गया फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि इंटरिम बजट आया था, लेकिन टारगेट दिया गया है FY25 के लिए कि हमें जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितने परसेंट पे लेकर आना है, 5.1% हमें अपना फिस्कल डेफिसिट करना है। ये गवर्नमेंट का एक्चुअल डेफिसिट होता है, राजकोषीय घाटा बोलते हैं। FY24 के लिए जो टारगेट दिया गया था वो कितना दिया गया था, वो था 5.9% का। ठीक है, कितना टारगेट था, 5.9% का टारगेट था, और फाइनली अब बोला गया है 5.1% तक पहुंचने को। FY26 के लिए जो टारगेट बोला है निर्मला सीतारमण ने वो कितना बोला है, वो बोला है 4.5%। ठीक है, लेकिन आपको लेटेस्ट में 4.5% FY26 के लिए बोला, FY25 के लिए 5.1% बोला है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है इतना पॉइंट, आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। चलो, तो आप देख पा रहे हो ये 5वां स्टार हो गया, और एक स्टार सबसे टॉप भाई 2047 तक टारगेट दिया गया है कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए बोला गया। और ये फाइनली सबसे पहली बार गुजरात वाइब्रेंट समिट में निर्मला सीतारमण जी ने बोला 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, यहां पर हमें पहुंचना है और इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है, डेवलप्ड नेशन बनाना है। और ये जो टारगेट है ये शुरू कहां से होगा, 2028 से 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से
हमें शुरू करना है। 2028 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, तीसरी सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। अभी कुछ समय पहले अगर हम टॉप अथॉरिटीज की बात करें, अगर हम बात करें, यूएस फर्स्ट प्लेस पर है, सेकंड प्लेस पर कौन है? चाइना है, थर्ड प्लेस पर जर्मनी आ गया है, जापान को पीछे छोड़ते हुए जर्मनी थर्ड प्लेस पे है, और फोर्थ प्लेस पर आपका जापान है, और फिफ्थ प्लेस पर अपना प्यारा भारत है। और 2030 तक बोला गया है, 28 तक बोला गया है कि भारत जो है तीसरे नंबर की सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होगा। ये टॉप इकोनॉमीज हैं। फर्स्ट नंबर पे यूएस है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जर्मनी आ गया है जापान को पीछे छोड़ते हुए, फोर्थ पे जापान है, और फिफ्थ पे आपका अपना प्यारा भारत है। आई होप स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें। ये बहुत सारे ऐसे रैपिड फायर हैं जो हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपको हमेशा ये परसेंटेज पता होने चाहिए, ध्यान होने चाहिए। जो मैंने परसेंटेज लिख दी है, कहीं ना कहीं एसएससी का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस रिलेटेड एग्जाम हो, टीचिंग का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलआईसी इंश्योरेंस, किसी भी तरह का एग्जाम हो, ये सारे परसेंटेज आपको हमेशा अपडेट होते रहते हैं। अगर आप करंट से अपडेट रहोगे भाई, सेशन के साथ कनेक्ट रहोगे, तो टाइम टू टाइम ये अपडेट होते रहेंगे। वैसे वैसे आपको मैं बताता रहूंगा और आप तैयार करते रहोगे। क्लियर है? तो आई होप आज का रैपिड फायर आपने देखा होगा कि बहुत सारे पॉइंट्स और फैक्ट्स आपको पता चले। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो बिल्कुल बताइएगा जरूर मेन कमेंट बॉक्स में। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज स्टैटिक जीके पार्ट की तरफ। स्टैटिक जीके पार्ट की तरफ चले रियल, तो हम लोग मध्य प्रदेश डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क हमने सैटरडे में आपके साथ डिस्कस कर लिया था, 1968। फॉसिल नेशनल पार्क 1983 में सेटअप हुआ। फाइनली ईयर देखो, इतना ध्यान नहीं रखना है, बस ये नेशनल पार्क ध्यान रखो। टोटल नंबर ऑफ 10 नेशनल पार्क्स हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां से बिलोंग करता है? मध्य प्रदेश से। फॉसिल नेशनल पार्क कहां है? मध्य प्रदेश में। चलिए आज नए नेशनल पार्क देखते हैं मध्य प्रदेश में। और कौन आ रहा है भाई? इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। डायरेक्टली इसको पेंच नेशनल पार्क भी बोल देते हैं और प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी बोल देते हैं शॉर्ट में। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, पूरा नाम इसका इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क हो जाएगा। 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देखें कान्हा नेशनल पार्क। बहुत ही सिंपल सा है, आपको पता ही है, कान्हा तो बहुत जरूरी है, पता होगा, है ना भाई? कान्हा को कौन भूल सकता है? कान्हा को भूलना भी नहीं, है ना? क्योंकि हमें चिंता नहीं, उन्हें चिंता हमारी है, और हमें चिंता नहीं, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारे रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, है ना? चलो, तो कान्हा नेशनल पार्क 1955। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एमसीक्यूज की तरफ। देखते हैं आज के एमसीक्यूज क्या रहने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच कंट्रीज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किन देशों को सर्व सम्मानित अतिथि घोषित किया गया है? बताइए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो थी वहां पर सम्मानित अतिथि किसे घोषित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, फटाफट से आपको आंसर करना है भाई। इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, इंडिया, तुर्की, कतर, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, या फिर यूनाइटेड किंगडम, जापान, ब्राजील, या फिर साउथ अफ्रीका। फटाफट बताइए क्या आंसर है। टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपको आंसर करना शुरू कर देना है। चले आंसर की तरफ, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा इंडिया, टर्की और कतर। इंडिया, टर्की और कतर फाइनली ये चीफ गेस्ट थे फाइनली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, जो कि दुबई में देखने को मिली थी। और है ना, और इसके साथ ही बहुत सारे बीपीएससी मंदिर का भी इनॉग्रेशन किया था मोदी जी ने फाइनली। और इसके साथ ही आपका कौन था, भारत मार्ट का भी इनॉग्रेशन किया गया था यहीं पर, है ना? चलो नेक्स्ट चलें, दुबई में आयोजित होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के 11वें संस्करण का विषय क्या था? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आपका बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो मैंने बताया, मैं बताता हूं ना आपको कि मैं बताऊंगा किस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। दुबई में आयोजित होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के 11वें संस्करण का विषय क्या है? एडवांसिंग ग्लोबल कोऑपरेशन, सेविंग फ्यूचर गवर्नमेंट, या फिर बिल्डिंग सस्टेनेबल फ्यूचर्स, या फिर एनहेंसिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। फटाफट आंसर करिए, टाइम स्टार्ट है आपका। फटाफट से आंसर करेंगे भाई। चलें कहां आंसर की तरफ, और कहां जाओगे भाई? आंसर की तरफ चलेंगे और कहां रंग खेलने हैं? अभी रुक जाओ, सेशन कंप्लीट कर लो फिर जाना। इतनी जल्दी है तुमको जाने की? रुको, अभी सेशन कंप्लीट करो फिर जाना। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट इज
विच एडिशन ऑफ द दिव्य कला मेला इज बीइंग हेल्ड इन त्रिपुरा? दिव्य कला मेला का कौन सा संस्करण त्रिपुरा में आयोजित किया? भाई कौन सा एडिशन था ये पूछा गया। दिव्य कला मेला अलग अलग राज्यों में आयोजित किया जाता है, आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए होता है दिव्य कला मेला। कौन सा संस्करण था जो त्रिपुरा में आयोजित किया गया? त्रिपुरा के अगरतला में 10th एडिशन, 12th एडिशन, 14th एडिशन था या फिर 16th एडिशन था? भैया फटाफट से बता दो। नहीं बताओगे? फटाफट बताओ भाई। चलो टाइम स्टार्ट कर दिया, अब तो बता दो। टाइम शुरू कर दिया भाई, टाइमर शुरू कर दिया, आप बताओ फटाफट। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 14th एडिशन। ठीक है, कौन सा एडिशन था भाई? 14th एडिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं? फटाफट बताएं भाई, भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ओहो बताइए, फटाफट बताइए, टाइम स्टार्ट है आपका। और यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, आप सभी को पता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है इनको, फाइनली डिस्कस पहले भी हो चुका है आपके साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे, हरित क्रांति के जनक हैं फाइनली। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन किस लिए जाने जाते हैं? ओहो क्वेश्चन तो वही आ गया जो हम बता रहे थे आपको। चलो कोई बात नहीं, अब आंसर तो कर ही दो तुम। व्हाट इज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन नोन फॉर? हिज रोल इन द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, हिज लीडरशिप इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन और हिज अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिज लीडरशिप इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्लियर है इतना पॉइंट? चलो नेक्स्ट इज किलकारी मोबाइल स्वास्थ्य पहल का प्राथमिक फोकस क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द किलकारी मोबाइल हेल्थ इनिशिएटिव? किलकारी मोबाइल स्वास्थ्य पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? फटाफट बताइए। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, चाइल्ड न्यूट्रिशन एजुकेशन है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर है, एल्डरली केयर सपोर्ट है ना? फटाफट बताओ, आंसर करो, क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर? राइट आंसर करिए, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। किलकारी मोबाइल स्वास्थ्य पहल का प्राथमिक फोकस क्या है? किलकारी मोबाइल स्वास्थ्य पहल का प्राथमिक फोकस क्या है? बताइए फटाफट, किलकारी मोबाइल स्वास्थ्य पहल। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज किलकारी वर्तमान में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत है? इन हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज किलकारी करंटली ऑपरेशनल? किलकारी वर्तमान में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत है? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करना शुरू करेंगे आप सभी। 5, 10, 18, 25। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है 18। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज प्यारेलाल शर्मा को कला में उनके योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण, पद्म भारत रत्न, लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड या फिर ग्रेमी अवार्ड? बताएं फटाफट से, प्यारेलाल शर्मा को कला में उनके योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करें। बताओ फटाफट से बताओ भाई, फटाफट आंसर करो। चलिए बिल्कुल वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे। चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर आ रहा है लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा प्यारेलाल शर्मा को कौन सा सम्मान दिया गया है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर साहित्य अकेडमी अवार्ड? चलेंगे आंसर की तरफ, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो यहां पर अगर हम चलते हैं तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है पद्म भूषण। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण की बात करें तो ये किस नंबर का सिविलियन अवार्ड है? 3rd नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 3rd नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, और इस बार जो पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए वो कितने? 5, पद्म भूषण कितने? 17 और पद्मश्री कितने? 110, टोटल कितने? 132। भारत रत्न कितने? 5। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उड़ीसा द्वारा आवंटित कुल बजट कितना है? भाई बताओ, उड़ीसा द्वारा आवंटित कुल बजट कितना रहा था? आपके साथ डिस्कस हुआ था। और जो भी राज्य सरकारों के बजट होते हैं ना, डायरेक्टली अमाउंट पूछ दिया आता है बस, तो आपको बताना है। फटाफट बताइए, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उड़ीसा द्वारा आवंटित कुल बजट कितना है? 1.55 लाख करोड़, 2.55 लाख करोड़, 3.55 लाख करोड़, 4.55 लाख करोड़? फटाफट आंसर करेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ, 2.55 लाख करोड़ आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज
उड़ीसा में मेट्रो रेल परियोजना के विकास के लिए कितना निवेश निर्धारित किया गया है? मेट्रो रेल परियोजना के विकास के लिए कितना निवेश निर्धारित किया गया भाई? 500 करोड़ का, 750 करोड़, 1000 करोड़ या 1500 करोड़? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। उड़ीसा में मेट्रो रेल परियोजना के विकास के लिए कितना निवेश निर्धारित किया गया है? चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 1000 करोड़। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चल तो चलते हैं यार पीडीएफ की तरफ। पीडीएफ कैसे मिलेगी फटाफट से देख लेते हैं। पीडीएफ के लिए देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप नेम सर्च करोगे आयुष अग्निहोत्री टेलीग्राम पर तो आपको फाइनली टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। और अगर नेम सर्च करने से आपको नहीं मिलता है तो आप @EM जैसे मैं लिख रहा हूं ठीक इसी तरह से आप लिखोगे टेलीग्राम पे तो आप ग्रुप पे पहुंच जाओगे। विदाउट एनी स्पेस है @EM थिंक टैंक आप रेस करेंगे तो फाइनली आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे और वहां से जाकर आप पीडीएफ को बहुत ही आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे पीडीएफ मैं आपको सेंड कर देता हूं सेशन कंप्लीट होने के कुछ घंटों के बाद, या आप मैसेज कर देना अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे, जल्दी लगे तो आप मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ग्रुप पे ही है, ग्रुप पे फ्लेट हो जाएगी, मैं अपने मन से करूंगा। अगर तुम्हें बहुत जल्दी लग रही है, जरूरत लग रही है तो फाइनली मैसेज कर देना, मैं रेज कर दूंगा। ठीक है, चलो इसके साथ ही हम लोग चलते हैं। टाइटल जो लिखा है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लगा होता है, यहाँ पे मोर करेंगे आप एंड अगेन मोर करेंगे, यहाँ से भी पीडीएफ आपको मिल सकती है, सेशन के साथ ही मिल जाती है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा, इस लिंक पे आप जाओगे तो फाइनली टेक्निकल टीम हमारी जब ऐड करेगी लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक पे टच करेंगे, नया पेज ओपन होगा, नए पेज पे जाएंगे, यहाँ पे डेट मेंशन होगी, डेट मेंशन होगी आपकी। ठीक है, जो डेट होगी जिस डेट पे उसका टाइटल यहाँ पे लिखा होगा, टाइटल पे जैसे ही टच करोगे पीडीएफ बैकएंड पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ऊपर स्क्रॉल करके देखोगे एंड्रॉइड पे पीडीएफ डाउनलोड हो रही होगी। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अगर टेलीग्राम पे तुम नहीं आ पा रहे हो या नहीं आ रहे हो तो तुम यहाँ से पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे भी मैं सेंड कर देता हूँ, ये मैंने आपको बोला। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई। जो क्वेश्चन था हमारा सैटरडे का फाइनली देख लेते हैं उसका आंसर क्या रहने वाला है, उसका क्या आंसर रहा। तो चलिए हम देखते हैं, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर था तेलंगाना था राइट आंसर। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने राइट आंसर किया, कुछ का गलत भी हुआ इस बार। तो चलिए, नव स्वीकृत सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का स्थान कौन सा राज्य होगा? तो भाई तेलंगाना में ओपन किया जाएगा और फाइनली 900 करोड़ के खर्च से फाइनली इसको बनाया जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो है ये हमारा इस बार विंटर सेशन में पास कर दिया गया था, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस पर साइन भी कर दिया गया, तो एक्ट बन गया है। तो समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनने के रास्ते खुल गए हैं और ये कहां पर? तेलंगाना में एस्टेब्लिश होगा और फाइनली 900 करोड़ के खर्च से इसको तैयार किया जाएगा। तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के विनर की तरफ, देखते हैं आज के हमारे विनर कौन होने वाले हैं। बिल्कुल आज इस होली के मौके पर विनर कौन होने वाले हैं, चलिए देखते हैं। आपको बेसब्री से इंतजार होगा तो चलिए देखते हैं आज के हमारे विनर कौन होने वाले हैं। आज के हमारे फर्स्ट विनर कौन रहने वाले हैं? तो आज के हमारे फर्स्ट विनर है ओनली ऑन 3 पार्टिसिपेंट्स है। सीनू तिवारी हैं, राइडर नाम से हैं, राइडर शुभम है और अमित हैं। ये हमारे आज के फर्स्ट विनर है। कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे, ये हमारे आज के फर्स्ट विनर है। चलिए चलते हैं इसी के साथ ही सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर का बेसब्री से इंतजार होगा। तो आज के सेकंड विनर हैं 3 पार्टिसिपेंट, मोहम्मद तालिब खान जी हैं, चंदन दलाई और सुभी सिंह। कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे। तो ये हमारे आज के सेकंड विनर है, कॉन्ग्रेट्स। चलिए चलते हैं थर्ड विनर की तरफ, देखते हैं आज के थर्ड विनर कौन होने वाले हैं। तो आज के थर्ड विनर निकल कर आ रहे हैं छाया हैं और ज्योति कुमारी हैं। छाया और ज्योति कुमारी आज के हमारे थर्ड विनर है। कॉन्ग्रेट्स यार, वेल डन, बहुत अच्छे। इसी के साथ चलते हैं आज के वॉलंटियर की तरफ। वॉलंटियर में देखते हैं किसका नाम आता है। तो वॉलंटियर में नाम निकल कर आ रहा है सिंगल वन विकास कुमार जी आज के हमारे वॉलंटियर है। कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे। इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं देन एक सफर पे। ये जो विनर अनाउंसमेंट है ये किस लिए? ये इसलिए जिससे आप फाइनल सेलेक्ट हो सके और यहां पर हम आपके साथ रोज ही, आपने देखा होगा लास्ट 2 डेज से हम आपके लिए SBI PO फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट से आपकी मुलाकात कराते हैं। किससे? नाम से और उनकी फोटो से। तो चलिए करते हैं ये मुलाकात और SBI PO में फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट का नाम निकल कर आ रहा है अर्पित अवस्थी। SBI PO 2024 फाइनल सिलेक्शन। तो क्लैपिंग कर दो भाई, क्लैपिंग। कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशन। फाइनल SBI PO सेलेक्टेड अर्पित अवस्थी। SBI 2024 अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, तो बिल्कुल जरूरी है आपको इनसे मिलाना, जिससे आपके अंदर ऊर्जा आ जाए, एनर्जी आ जाए और वो आग है जो कुछ करने की है, जो कुछ कर गुजरने की आग है, वो कहीं ना कहीं जारी रहे और तेज हो और आप अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ सकें और आप अपनी ऊर्जा को अपने काम में, अपनी वर्किंग में, अपनी प्रैक्टिस में यूज कर सकें। ठीक है, तो अर्पित अवस्थी से मिल लिए। चलिए चलते हैं सेकंड एक और पार्टिसिपेंट से मिलते हैं जो SBI PO फाइनल सेलेक्टेड है। तो चलिए देखते हैं ये विनर कौन आने वाले हैं।
ये हैं कोनिका याग्निक एसबीआई पीओ 2024 फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट एसबीआई पीओ 2024 कोनिका याग्निक एसबीआई पीओ है ना। फाइनली आप देख पा रहे हैं, तो इनके लिए भी कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। चलिए, तो बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं। और ये नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट भाई कौन होने वाला है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर कौन होगा, यहां पर होंगे नेक्स्ट ईयर आप। और अगर आपको यहां पर आना है तो आपको चीजें फॉलो करते हुए चलना होगा, फाइनली एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा, अपनी प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका भी नाम हो सकता है, आपकी फोटो हो सकती है और आपका ईयर हो सकता है कि फाइनली आप कहां पर सिलेक्टेड हैं। ठीक है डियर, चलो, तो बिल्कुल आपके लिए भी फिर कुछ इसी तरह से क्लैपिंग होगी, इसी तरह से आयुष सर फूल बरसाएंगे, है ना, समझ पा रहे हो। चलो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट स्टेज, चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो हम चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, टुडे क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर मेन कमेंट बॉक्स में आपको सेशन एंड अप होने के बाद करना है। और बिल्कुल ध्यान रखो भैया, रिकॉर्डिंग जरूर है सेशन की, लेकिन हम सेशन एंड अप होने के तुरंत बाद स्क्रीनशॉट लेंगे। जिसने सबसे पहले राइट आंसर किया वही विनर अनाउंसमेंट होगा, यानी ये 28 मार्च का जो सेशन रहेगा, फाइनली विनर अनाउंसमेंट वहां पर रहेगा आपका। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ वॉलंटियर यहां पर डिक्लेयर होंगे। तो चलिए हम चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2023? 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके शरीन इबादी, मशीह एलनजैद, नरगिस मोहम्मदी, जावेद जरीफ। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी मेन कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होने के बाद। ठीक है, चलिए इसके साथ ही स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी सुन चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है भाई। स्पेशल अनाउंसमेंट ये होली स्पेशल आपके लिए, होली स्पेशल ये है कि 26 और 27 मार्च को जो आपके लिए सेशन होने वाला है, अक्टूबर एंड नवंबर के टॉप 80 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। 26 ऑफ मार्च में टॉप 40 अक्टूबर के, टॉप 40 नवंबर के, और फिर 27 ऑफ मार्च में हम आपके साथ दिसंबर यानी दिसंबर के टॉप 40 क्वेश्चन और जनवरी में टॉप 40 क्वेश्चन आपके जनवरी के हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो विश एंड अगेन एक बार से फिर से विश यू वेरी हैप्पी होली आप सभी को। बहुत ही अच्छी तरह से होली को सेलिब्रेट करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, और फाइनली बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो 26 27 जरूर कनेक्ट हो। ठीक है डियर, आई होप अगर आपने सेशन को पसंद किया है तो लाइक जरूर करें, फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें महेंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है डियर, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड हैप्पी होली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.